नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक कुंडली और इस कुंडली को हम डिस्कस करेंगे डिलेड चाइल्ड बर्थ के लिए। ये केस है जिसमें नेटिव का बर्थ है 17 जून 1984, प्लेस ऑफ बर्थ है पुणे महाराष्ट्र और टाइम ऑफ बर्थ है 14:20 PM 2:20 दोपहर में। और डिलेड चाइल्ड बर्थ है, अभी तक चाइल्ड बर्थ हुआ नहीं है। तो हम इसको कंप्लीटली एनालाइज करेंगे, कॉज देखेंगे, क्या पॉसिबिलिटीज है उसे देखेंगे, यदि पॉसिबिलिटीज है तो किस तरीके से चाइल्ड बर्थ हो सकती है और कब हो सकती है। इन सभी प्रश्नों पर हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और आप नोटबुक लेकर बैठे, जो भी लोग सीखना चाहते हैं मैं किस तरीके से एनालाइज करूंगा। ये कुंडली में बिल्कुल ब्लैंक कुंडली है और मैं अभी आपके सामने इसको एनालाइज कर रहा हूं। तो यहाँ पर मैंने जो 3 पर्टिकुलर चार्ट लिए हैं वो लिया है मैंने D1, D9 एंड ये D7 चार्ट है, क्योंकि प्रोजेनी और संतान के लिए 5th हाउस आपका इंपॉर्टेंट होता है। उसके लिए जो डिविजनल चार्ट हम यूज करते हैं वो D7, जिसे सप्तांश डिविजनल चार्ट बोलते हैं। तो ये 3 चार्ट आपके सामने लगाए हुए हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं नेटिव की लग्न को देखता हूँ। फीमेल नेटिव की कुंडली है, हालांकि मेरे पास हस्बैंड और वाइफ दोनों की कुंडली है, मगर मैं हमेशा प्रोजेनी के केस में हस्बैंड की कुंडली को बाद में देखता हूं। सबसे पहले फीमेल की कुंडली ही देखनी चाहिए, क्योंकि फीमेल इज सोलली रेस्पॉन्सिबल फॉर बर्थ ऑफ चाइल्ड। यदि फीमेल की कुंडली में सारी चीजें सही है तभी मेल की कुंडली को एनालाइज करना चाहिए। तो यहां पर हम देखते हैं सबसे पहले कि इस नेटिव की D1 चार्ट और ये यहाँ पर D9 चार्ट दोनों की लग्न सेम है, तो वर्गोत्तम लग्न हो जाती है। तो इन जनरल ऐसे नेटिव की लग्न स्ट्रांग हो जाती है, कुंडली भी स्ट्रांग हो जाती है। तो कुंडली इसलिए वर्गोत्तम लग्न होने की वजह से मैं इसको स्ट्रांग ही कंसीडर करके चलूंगा। मगर हमारा जो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है वो रिलेटेड टू प्रोजेनी और संतान है, तो उसमें लग्न का उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रोल नहीं होता। हेल्थ से रिलेटेड मैटर में, प्रोफेशन से रिलेटेड मैटर में, एजुकेशन से रिलेटेड मैटर में लग्न का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। प्रोजेनी के केस में अब हम क्या देखेंगे, तो सबसे पहले मैं एनालाइज करूंगा 5th हाउस, 5th लॉर्ड जुपिटर से 5th हाउस और 9th हाउस और 9th लॉर्ड को भी मैं देखने की कोशिश करूंगा। इन चीजों को देखूंगा। फीमेल नेटिव के केस में और क्या देखूंगा, एक मैं निकालूंगा क्षेत्र स्फुट, वो बताता है फर्टिलिटी ऑफ दैट फीमेल की वेदर शी इज एबल टू गिव बर्थ टू चाइल्ड और नॉट। तो हम फर्टिलिटी देखते हैं, तो वो क्षेत्र स्फुट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्षेत्र स्फुट को किस तरीके से निकालेंगे वो भी मैं बताऊंगा। एक और अपनी मेरी एक टेक्निक है ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस। मेरी क्या मतलब एक बहुत प्राचीन टेक्निक है, वो है संतान तिथि और संतान करण। तो वो भी हम यहाँ पर निकालेंगे और सभी फैक्टर्स पे बात करेंगे। जब भी कुंडली को एनालाइज करते हैं और मैं पर्टिकुलरली एनालाइज करता हूं, तो मैं ये मानकर चलता हूं कि जिस भी काम के लिए मैं उसको देख रहा हूं वो काम होगा ही। डिनाइल में मेरा बिलीव नहीं है। आज के मॉडर्न टाइम में जहां साइंस इतनी डेवलप हो चुकी है, कोई भी चीज डिनाइल पॉसिबल नहीं है। वन और अदर वे प्रोजेनी की पॉसिबिलिटीज ही हमें देखनी है, कभी भी डिनाइल नहीं देखना है। ऐसे ही मैरिज में भी ऑलवेज पॉसिबिलिटी देखनी है, कभी भी मैरिज हो सकती है, किसी भी एज पे हो सकती है। तो आज के टाइम पर, इन मॉडर्न टाइम, डिनाइल हम कभी भी कंसीडर ना करें। अब मैं शुरू हो जाता हूं यहाँ पर। देखिए, तो मैं लग्न को यहाँ पर एनालाइज इन जनरल नहीं कर रहा हूं, ज्यादातर केसेस में मैं करता हूं, मगर यहाँ पर मैं सबसे पहले 5th हाउस देखता हूं नेटिव का। तो D1 चार्ट के अंदर 5th हाउस में 10 साइन है, यहाँ पर मून प्लेस्ड है और इसे हम ध्यान से देखिए, इसको मार्स एस्पेक्ट कर रहा है 1 2 3 4। 5th हाउस को जब भी मार्स एस्पेक्ट करे तो एफ्लिक्ट हो गया। एफ्लिक्शन के साथ साथ यहां पर मार्स को देखेंगे, वो मेलिफिक है, लॉर्डशिप के बेस पे 8th लॉर्ड भी है और ये यहां पर 3rd लॉर्ड भी हो गया। दोनों की वजह से ये एफ्लिक्टेड है और इसे ये यहां पर मार्स वीनस साइन में है, हालांकि न्यूट्रल साइन में प्लेस्ड है। तो मार्स इसे देख रहा है, इसलिए 5th हाउस पर मार्स का एस्पेक्ट हो गया। तो मार्स का जब भी 5th हाउस पर एस्पेक्ट होता है, तो आप यदि प्रोजेनी से रिलेटेड चीजें देखते हैं तो वहां पर एबॉर्शन या कुछ मेडिकल हेल्प आ जाती है, सर्टेनली ऑपरेटिव प्रोसीजर भी आ जाता है इन केस ऑफ प्रोजेनी। तो इनको 5th हाउस को मार्स देख रहा है, तो 5th हाउस
एफ्लिक्ट होगा प्योरली इन दिस केस। अब आ जाता हूं मैं फिफ्थ लॉर्ड की बात कर लेता हूं सेकेंडली। तो फिफ्थ लॉर्ड 10 साइन है, उसका लॉर्ड सैटर्न वो भी मार्स से एफ्लिक्टेड है और उसमें किसी भी ग्रह की कोई शुभ दृष्टि तो है नहीं, तो ये आपका फिफ्थ लॉर्ड भी एक तरीके से मार्स से एफ्लिक्ट हो गया। तो फिफ्थ हाउस और फिफ्थ लॉर्ड दोनों को मार्स एफ्लिक्ट कर रहा है, ये कंजंक्शन में है दोनों। अब हम बात कर लेते हैं फिफ्थ फ्रॉम फिफ्थ, मतलब नाइन्थ हाउस की बात कर लेते हैं। तो नाइन्थ हाउस इज ऑल्सो ऑल्टरनेट हाउस फॉर द प्रोजेनी। तो नाउ नाइन्थ हाउस को देखता हूं तो ये भी मार्स इसे भी एफ्लिक्ट कर रहा है। देखिए कितना प्रीडोमिनेंट रोल होता जा रहा है यहाँ पर मार्स का। मार्स इसे भी एफ्लिक्ट कर रहा है, साथ में राहु केतु एक्सिस पर भी आ गया। राहु केतु एक्सिस पर आ गया, यहाँ पर डबल एफ्लिक्शन हो गया इन दिस वन पर्टिकुलर हाउस। इसके लॉर्ड की बात कर लेते हैं। तो लॉर्ड हालांकि सही प्लेस्ड है, वो आपका केंद्र में चला गया है, 10th हाउस में चला गया है इसका। लॉर्ड इज इन 10th हाउस और फर्दर उसको जुपिटर देख रहा है, तो 9th हाउस का लॉर्ड ठीक है, सन के साथ है हालांकि ये, तो ये कंबस्ट हो चुका है। यहां पर मैं बता देता हूं ये कंबस्ट हो गया। अभी मैं बताऊंगा इसके और भी प्लैनेट्स का हालात। अब हम बात कर लेते हैं। तो ये वीनस में एक प्रॉब्लम है कि इट इज कंबस्टेड। तो कंबस्ट होने से कोई भी प्लैनेट बहुत कमजोर हो जाता है। एस्पेक्ट इस पे नहीं सैटर्न का है नहीं मार्स का है। जुपिटर का एस्पेक्ट है वो ठीक है, मगर ये वीक हो चुका है क्योंकि ये कंबस्टेड है, सन के साथ प्लेस्ड है। अब मैं बात कर लेता हूं इसमें जुपिटर की। तो जुपिटर ये यहां पर प्लेस्ड है। जुपिटर को देख लिए सैटर्न एफ्लिक्ट कर रहा है, तो जुपिटर भी एफ्लिक्टेड हो गया, सैटर्न एफ्लिक्ट कर रहा है, यहां से उसको सन भी देख रहा है। तो दो दो मेलिफिक प्लेनेट उसको देख रहे हैं जुपिटर को। और जुपिटर से पांचवा हाउस देखूंगा, 1 2 3 4 5, तो ये 1 साइन है। तो इस पर देखिए आपका कलेक्टिवली मार्स और सैटर्न दोनों का एस्पेक्ट है। तो मार्स और सैटर्न दोनों किसी भी भाव पर जब एक साथ नजर डालते हैं या एस्पेक्ट डालते हैं तो उस भाव का बहुत बड़ा नुकसान कर देते हैं। तो प्रोजेनी के जो चारों पैरामीटर्स मैंने देखे, बल्कि 6 पैरामीटर्स आपके सामने चेक किए, फिफ्थ हाउस फिफ्थ लॉर्ड, नाइन्थ हाउस नाइन्थ लॉर्ड एंड जुपिटर एंड फिफ्थ फ्रॉम द जुपिटर, सभी इस D1 चार्ट के अंदर एफ्लिक्टेड नजर आ रहे हैं मोर एंड लेस। अब हम क्या करें, अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा D9 चार्ट को भी एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो D9 चार्ट में फिर वही हम फिफ्थ हाउस में आ जाते हैं। तो फिफ्थ हाउस में 10 साइन है। तो यहां पर हम देखते हैं कि 10 साइन में इसमें कोई नहीं तो इसको मार्स एस्पेक्ट कर रहा है, नहीं इसको सैटर्न एस्पेक्ट कर रहा है, नहीं इसको जुपिटर एस्पेक्ट कर रहा है, इस पे किसी का भी एस्पेक्ट नहीं है। अब हम इसके लॉर्ड की बात कर लेते हैं। तो फिफ्थ लॉर्ड सैटर्न है, वो ओन साइन में मगर छठे भाव में चला गया, तो सिक्स हाउस का थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट तो यहां पर आई गया है। फिफ्थ लॉर्ड इन सिक्स हाउस अच्छा नहीं होता। अब बात कर लेते हैं, यहां पर हम देखते हैं जुपिटर को। तो जुपिटर यहां पर देखिए 12th हाउस के अंदर चला गया जुपिटर, और जुपिटर पे सैटर्न एस्पेक्ट डाल रहा है। तो जुपिटर इसमें डबल एफ्लिक्शन हो गया, एक तो वो चला गया आपका 12th हाउस के अंदर और सैटर्न उसको 6 लॉर्ड होकर एस्पेक्ट कर रहा है। तो जुपिटर पे 12th हाउस और 6 हाउस दोनों का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। जुपिटर से फिफ्थ हाउस भी चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। तो जुपिटर से फिफ्थ हाउस पर जब हम जाते हैं तो यहाँ पर मून की दृष्टि है और ऐसा कोई खास एफ्लिक्शन नहीं है, तो थोड़ी सी ऑफ है। तो फिफ्थ हाउस एफ्लिक्टेड नहीं है, एक जुपिटर से फिफ्थ भी उतना कोई बहुत एफ्लिक्टेड नहीं है, तो यहाँ पर थोड़ी सी होप क्रिएट हो जाती है। यदि मैं 9th हाउस भी इसका देखना चाहूं तो 9th हाउस यहाँ पर है, 9th हाउस को भी कोई एफ्लिक्शन इतना खास नहीं है, कोई प्लेनेट एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है 9th हाउस को। 9th लॉर्ड मगर यहाँ पर सन से एफ्लिक्ट हो गया, राहु केतु एक्सिस से एफ्लिक्ट हो गया। अब हम आ जाते हैं जो प्रोजेनी के लिए द मोस्ट इंपोर्टेंट चार्ट, सेकंड वन, जिसे डिविजनल चार्ट बोलते हैं, क्योंकि D1 चार्ट में तो काफी ज्यादा एफ्लिक्शन नजर आया, हॉप बहुत ज्यादा कम नजर आई। अब D7 चार्ट को देखते हैं। तो D7 चार्ट के फिफ्थ हाउस पर आ जाते हैं। तो फिफ्थ हाउस की बात कर रहा हूं मैं भी। तो फिफ्थ हाउस में सैटर्न प्लेस्ड है, वो खैर इसी हाउस का लॉर्ड है तो उसके लिए अच्छा है, मगर ये राहु केतु एक्सिस पर हो गया, आप देख लीजिए। तो राहु केतु से एफ्लिक्टेड हो गया। सैटर्न यदि फिफ्थ हाउस में है तो वो संतान देता है, कन्या देता है, जनरली पुत्र या सन नहीं देता, मगर राहु केतु से एक्सिस पर आ जाए तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा प्रोजेनी में। तो यहां पर राहु केतु एक्सिस का इन्वॉल्वमेंट हो गया, फिफ्थ लॉर्ड पे भी हो गया, दोनों ही एफ्लिक्ट हो गए एक साथ राहु केतु से, फिफ्थ हाउस एज वेल एज फिफ्थ लॉर्ड। अब हम बात कर लेते हैं जुपिटर की। तो जुपिटर यहां पर फिर एफ्लिक्टेड है, उसको सैटर्न एस्पेक्ट कर रहा है, आप देख लीजिए 1 2 3 थर्ड दृष्टि से
सैटर्न एस्पेक्ट कर रहा है। जुपिटर से मैं फिफ्थ भाव देखूं 1 2 3 4 5, वो भी एफ्लिक्टेड है भाई, राहु केतु एक्सिस, और सैटर्न भी उसको एस्पेक्ट कर रहा है। तो जुपिटर से आपका फिफ्थ भी यहाँ पर एफ्लिक्टेड हो गया, तो यहाँ पर कंप्लीट एफ्लिक्शन आ रहा है D7 के अंदर। अब आ जाता हूं मैं इनके नवे भाव के अंदर। तो नवे भाव को देखता हूं तो 1 2 3 4 उसको मार्स एस्पेक्ट कर रहा है, तो मार्स एस्पेक्ट कर रहा है तो 9th हाउस भी एफ्लिक्ट हो गया। इसके बाद मैं देखता हूं इसके लॉर्ड को, तो ये लॉर्ड यहां पर चला गया, वो सन के साथ प्लेस्ड है, तो वो एक क्रूर ग्रह के साथ है, तो उतना कोई कंफर्टेबल पोजीशन में तो 9th लॉर्ड भी नहीं है। तो D9 चार्ट के अंदर सारी कुछ कमियां नजर आ रही हैं। एक उम्मीद है यहां पर कि इसके जो लग्न को जुपिटर एस्पेक्ट कर रहा है। अब इस कुंडली में मैं आपको और भी चीजें देखता हूं, आप कुंडली बना लेना, डिटेल ऊपर दी हुई है। इस कुंडली में एक बड़ी ही अजीब सी चीज है। आउट ऑफ 7 प्लैनेट्स, सन और मून के अलावा बाकी सब या तो कंबस्ट है या रेट्रोग्रेड है। ऑल अदर प्लैनेट्स आर कंबस्ट और रेट्रोग्रेड। तो वक्री हो गए या कंबस्ट हो गए, अब सभी कंबस्ट हो गए, लंग लॉर्ड भी कंबस्ट हो गया। ये आपका जो फिफ्थ लॉर्ड है वो रेट्रोग्रेड है, यहां पर सैटर्न फिफ्थ लॉर्ड रेट्रोग्रेड हो गया, मार्स भी रेट्रोग्रेड हो गया, जुपिटर भी रेट्रोग्रेड है इस कुंडली के अंदर। जुपिटर जनरली जब भी रेट्रोग्रेड होता है किसी भी कुंडली में तो प्रोजेनी को डिले करता है। 100% केसेस में ये मैंने ऑब्जर्व किया है। या तो अनकन्वेंशनल प्रोजेनी होगी या उसको डिले करेगा। अनकन्वेंशनल प्रोजेनी की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है और डिले होती है। और फिफ्थ लॉर्ड सैटर्न भी रेट्रोग्रेड हो गया। जब भी सैटर्न रेट्रोग्रेड होता है तो जिस हाउस का लॉर्ड है, यदि वो लग्न लॉर्ड है, तो जिंदगी से रिलेटेड सभी इवेंट को डिले करता है। रेट्रोग्रेशन के बारे में मेरी ये इतनी थ्योरी है, बाकी अलग अलग लोग अलग अलग बातें बताते हैं। मेरा ये मानना है कि जब भी एक प्लेनेट रेट्रोग्रेड होता है तो एक पर्टिकुलर भाव में जरूरत से ज्यादा टाइम बिताएगा, क्योंकि वो डायरेक्ट मोशन में होता है तो भाव से निकल जाता। अगर डायरेक्ट मोशन में नहीं है और वो थोड़ा ज्यादा टाइम लगाएगा एक पर्टिकुलर भाव में, तो यदि वो कुछ अशुभ फल देने वाला है तो वो ज्यादा लंबे समय तक देगा। और अशुभ का मतलब वो उन इवेंट को जनरली डिले करना ही अशुभ होता है। शुभ और अशुभ कुछ नहीं होता एस्ट्रोलॉजी में। शुभ का मतलब है यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी, और अशुभ का मतलब है अपॉर्चुनिटीज आर डिलेड या यू विल नॉट गेट द अपॉर्चुनिटी। दैट इज द ओनली कंसेप्ट ऑफ शुभ एंड अशुभ प्लैनेट्स। तो यहां पर आपका सैटर्न भी रेट्रोग्रेड है, तो 5 के 5 प्लैनेट यहां पर प्रभावित है, कोई भी नॉर्मल नहीं है सन और मून के अलावा। इसलिए इवेंट थोड़े अप एंड डाउन होंगे थ्रू आउट लाइफ, जो ऑन द एक्सपेक्टेड जैसे होते हैं कि भाई एक नेटिव की मैरिज होगी, मैरिज के बाद बच्चा होगा 1-2 साल में, इस तरीके से इवेंट नहीं होने वाले हैं नेटिव की लाइफ के अंदर। थोड़े से इवेंट में प्रॉब्लम आएगी। अब मैं क्षेत्र स्पूट और देख लेता हूं, बाकी चीजें उतनी बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं नजर आई। तो क्षेत्र स्पूट में देखता हूं, तो मैंने निकाला यहां पर। क्षेत्र स्पूट निकालने का तरीका होता है, क्षेत्र स्पूट बताता है उसकी फर्टिलिटी कि वो प्रेग्नेंट भी हो पाएगी या नहीं फीमेल। तो उसके लिए एक्चुअली हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं मून का लॉन्गिट्यूड। मून मदर का कारक है, जुपिटर का लॉन्गिट्यूड जो कि प्रोजेनी या संतान का कारक है, एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ द इन केस ऑफ मार्स बिकॉज ब्लड का कारक है, एक्स फीमेल के केस में। इन तीनों के लॉन्गिट्यूड को मैंने ऐड किया। यहां पर आप कुंडली बना लेना, यहां पर लॉन्गिट्यूड मैंने लिखे दिए। ए जीरो साइन पास्ट 21 डिग्री 25 मिनट्स एंड 47 सेकंड्स आ गया। इसका मतलब ये एरी साइन के अंदर इनका क्षेत्र स्पूट आया है। अब इस क्षेत्र स्पूट को मैं नवांश और D7 में रखूंगा, तो मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती है कि जी नवांश में कैसे रखा आपने। जैसे हम किसी भी प्लेनेट को रखते हैं, यदि किसी प्लेनेट की इतनी डिग्री है तो नवांश में हम जिस तरीके से रखेंगे, अब मेरे वीडियोस अवेलेबल है, डिविजनल चार्ट किस तरीके से बनाते हैं, सप्तांश कैसे बनाते हैं, नवांश कैसे बनाते हैं, उस तरीके से मैंने इसको नवांश D9 में रखा, तो ये 7 साइन में आया D9 के अंदर। और मैंने इसको D7 में रखा तो ये आपका 6 साइन के अंदर आया। तो जो क्षेत्र स्पूट का एक्चुअली मैं आपको कॉम्बिनेशन बता देता हूं, यहां पे उसमें भी प्रॉब्लम है क्षेत्र स्पूट में। क्षेत्र स्पूट फीमेल के केस में D1 और D9 चार्ट में यदि सम इवन साइन के अंदर आ रहा हो तो वो अच्छा होता है प्रोजेनी के लिए। दोनों में से एक में इवन में और दूसरे में ऑड में आ रहा हो तभी भी दिक्कत होती है प्रोजेनी में, मगर दोनों में यदि वो ऑड में आ जाए तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा, जो कि इस कुंडली में एक क्लासिकल कॉम्बिनेशन है, क्लियर कट। इसमें मैं अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं कर रहा हूं। दिस में क्लासिकल कॉम्बिनेशन फीमेल कुंडली में यदि क्षेत्र स्पूट D1 और D9 दोनों में इवन साइन हो तो प्रोजेनी इजीली होती है।
एक में इवन और दूसरे में ऑड है तो देयर विल बी डिफिकल्टी, और दोनों में ऑड हो तो वो बहुत ज्यादा डिफिकल्टी क्रिएट करता है। तो यहाँ पे 6 त्रिस्पूट दोनों में ऑड में, मगर D7 में वो इवन में है तो थोड़ी सी यहाँ पर फिर ऑफ बनती है, 10-20% से ज्यादा ऑफ नहीं बनती। तो अब मैंने 6 त्रिस्पूट को देखा, अब मैं इसको भी एनालाइज करूंगा 6 त्रिस्पूट पे क्या है। तो यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 5, एक पॉजिटिव उम्मीद यह है कि इसको जुपिटर एस्पेक्ट करता है, मगर इमीडिएटली हम देखते हैं इसको मार्स और सैटर्न भी एस्पेक्ट कर रहा है, तो वो सारी उम्मीद वहां पर कट हो जाती है ऑन द बेसिस ऑफ 6 त्रिस्पूट। इसमें ऑलरेडी ये 6 त्रिस्पूट पूरी तरीके से एफ्लिक्टेड है ऑन राहु केतु एक्सिस, तो D1 और D9 दोनों में 6 त्रिस्पूट पूरी तरीके से एफ्लिक्टेड है। ओनली पॉजिटिव होप है D7 के अंदर 6 त्रिस्पूट इज एस्पेक्टेड बाई जुपिटर, क्योंकि इसको जुपिटर एस्पेक्ट कर रहा है, मगर साथ में देखिए यहाँ पे भी मार्स भी एस्पेक्ट कर रहा है, तो कैंसिलेशन हो गया साथ के साथ ही, इसको मार्स भी एस्पेक्ट कर रहा है। तो 6 त्रिस्पूट की पोजीशन तीनों ही उसमें दिक्कत वाली है, तो नेटिव को मुझे लगता है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, और मैं उस मेडिकल हेल्प एडवाइस करूंगा, इमीडिएटली लेनी चाहिए डॉक्टर से, और कोई भी अल्टरनेट ऑप्शंस देखने चाहिए, क्योंकि 6 त्रिस्पूट में प्रॉब्लम है तो या तो वो प्रेगनेंट ही नहीं हो पा रही होंगी, और होंगी तो क्योंकि मार्स एक्सपेक्ट कर रहा है तो अबॉर्शन जैसी चीजें जरूर होंगी, 100% है। सभी में मार्स इन्फ्लुएंस कर रहा है, यहाँ पे भी मार्स इन्फ्लुएंस कर रहा है 5th हाउस को, तो इस तरीके की दिक्कत आने वाली है सर्टेनली। एक मिनट, तो ये सभी प्रॉब्लम सभी हमने देखी। अब हम थोड़ा सा और बातें करते हैं कि अदर क्राइटेरियाज पे क्या अभी कोई दशा और अंतरदशा है, प्रॉमिस है बहुत लेस है, तो डायरेक्टली पॉसिबिलिटी उतनी ज्यादा नहीं है, मगर 10-20% कहीं कहीं पे थोड़ी सी होप होती है, और थोड़ी सी होप से भी काम बन जाता है कि लाइक यहाँ पे 6 त्रिस्पूट को जुपिटर एस्पेक्ट कर रहा है, उसको मैं थोड़ी सी होप मानता हूँ। यहाँ पे भी जुपिटर 6 त्रिस्पूट को हेल्प कर रहा है, तो वो जुपिटर अकेला ही कैपेबल है, तो 100 में से 20% उम्मीद मुझे केवल जुपिटर 6 त्रिस्पूट को एस्पेक्ट कर रहा है दोनों में, इसलिए बनती है। फर्दर में यदि मैंने इसको जेमिनी से भी देखना चाहा तो मैंने देखा कि पुत्र कारक को ज्ञाति कारक एस्पेक्ट कर रहा है इसके अंदर, तो पुत्र कारक है जुपिटर और ज्ञाति कारक वीनस से आप देख सकते हैं, तो वो भी एफ्लिक्ट है। दारा कारक भी ज्ञाति कारक से एफ्लिक्ट है, तो हस्बैंड वाइफ के बीच में थोड़ा ट्रबल्स भी क्रिएट करेगा इसी वजह से, क्योंकि तीनों का कॉम्बिनेशन होगा, यहाँ पर सब एक दूसरे को एस्पेक्ट कर रहे हैं। फिर मैंने कोशिश की कि चलो संतान तिथि भी हम निकालते हैं। संतान तिथि भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और संतान करण ये दोनों निकालने का तरीका होता है। तरीका मैं यहाँ पे बता देता हूं, निकाल के मैंने पहले से ही रखा हुआ है। संतान तिथि बेसिकली हम निकालते हैं मून के लॉन्गिट्यूड को 5 से मल्टीप्लाई करिए, सुन लें आप, मून के लॉन्गिट्यूड को 5 से। एक्चुअली तिथि निकाली जाती है लॉन्गिट्यूड ऑफ मून माइनस लॉन्गिट्यूड ऑफ सन डिवाइडेड बाई 12, और संतान तिथि निकालने के लिए मून के लॉन्गिट्यूड को 5 से, सन के लॉन्गिट्यूड को 5 से मल्टीप्लाई करके उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और उसको 5 से 12 से डिवाइड करेंगे। तो 360 के मल्टीपल्स यदि से ज्यादा आ रहा है, 360 से ज्यादा, तो उन्हें सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, मून के लॉन्गिट्यूड को 5 से मल्टीप्लाई किया, सन के लॉन्गिट्यूड को 5 से मल्टीप्लाई किया, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया। इफ इट इज मोर देन 360 तो 360 के मल्टीपल्स उसमें से एक्सपंज कर देंगे, जो भी बचेगा उसको 12 से डिवाइड करने पर आपको संतान तिथि आएगी। यदि वो 1 से 15 आती है तो वो आपकी कृष्ण पक्ष की होगी, 1 से 15 सॉरी शुक्ल पक्ष की होगी, और 16 से 30 आती है तो वो कृष्ण पक्ष की होगी। तो यहां पर लाइक 4th आई थी, 3 पॉइंट समथिंग आया था, तो संतान तिथि मुझे 4th मिली, तो 4th है शुक्ल पक्ष की। शुक्ल पक्ष की यदि संतान तिथि आती है तो थोड़ी उम्मीद बची रहती है, कृष्ण पक्ष की संतान तिथि में बहुत कम हो जाती है होप। मगर फिर भी शुक्ल पक्ष में भी 1 से 5 तक हो तो डिफिकल्टी से प्रोजेनी होती है, 5 से 10 हो तो हम शिव की पूजा करनी चाहिए, शिव भगवान की पूजा करनी चाहिए, मंडे को व्रत रखना चाहिए, तो डिले के साथ प्रोजेनी हो जाती है। और 11 से 15 हो तो और बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है, तब हमें भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए, और वो बहुत ज्यादा मतलब सॉरी डिफिकल्टी नहीं, आसानी से हो जाती है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, यदि संतान तिथि शुक्ल पक्ष की 0 से 5 आ रही हो तो देर इज लॉट ऑफ डिफिकल्टी, इजीली संतान पैदा नहीं होती। पंचमी से 10वीं तक आ रही हो तो डिफिकल्टी से होगी, मगर शिव जी की आराधना करने पे हो जाती है। और एकादशी से यदि वो पूर्णमासी तक आ रही है तो आसानी से संतान प्राप्ति होती है।
और यही तिथियां यदि कृष्ण पक्ष की आ रही हो तो वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, फिर हमें रेमेडीज लेनी पड़ेंगी पूजा पाठ से रिलेटेड। तो अभी उस टॉपिक पर मैं ज्यादा यहाँ पर फोकस नहीं कर रहा हूं, यहाँ पर मैं इसी कुंडली पर फोकस करूंगा। संतान तिथि 4th आ रही है तो इसमें डिफिकल्टी है। इन्हें विष्णु शिव की पूजा करनी चाहिए दोनों की। तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, जो कि मेरा तो एक ही राम मंत्र है, और भगवान श्री राम की शरण में पूजा पाठ करें, डेली रामचरितमानस का पाठ करें तो इन्हें जरूर संतान प्राप्ति होगी। बालकांड का खास तौर पर पाठ करें। बालकांड जो पहला कांड है जिसमें महाराज दशरथ को 4 पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई थी बालकांड के अंदर। तो संतान तिथि जो निकाली शुक्ल पक्ष की 4th थी, तो 0 पॉसिबिलिटी नहीं है, पॉसिबिलिटी इज देयर विद लॉट ऑफ डिले, वो ऑलरेडी हो चुका है। संतान करण यहां पर निकाला है। करण 2 तरीके के निकलते हैं। करण क्या होता है, एक तिथि के अंदर 2 करण होते हैं। मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं, मेरी जल्दी मुहूर्त की पूरी सीरीज आने वाली है, आप इंतजार करो, उसको कंप्लीट में मुहूर्त में हम किस तरीके से करण वगैरह निकालते हैं सब समझाऊंगा। तो करण यदि फिक्स करण आ रहा हो तो संतान प्राप्ति में डिफिकल्टी होती है, मगर मूवेबल करण आ रहा हो, चर करण आ रहा हो तो दिक्कत नहीं होती। और 4th तिथि में जो करण आते हैं वो चर करण आते हैं, इसलिए करण यहां पर कोई डिफिकल्टी क्रिएट नहीं कर रहा है। अब संतान प्राप्ति के लिए जो दशाएं हम कंसीडर करते हैं, दिस इज थियोरी गिवन बाय श्री के.एन. राव सर। लग्न और लग्न लॉर्ड की दशा हो, तो लग्न का मतलब लग्न में कोई भी प्लैनेट या लग्न लॉर्ड, 5th हाउस या 5th लॉर्ड की दशा हो, 9th हाउस या 9th लॉर्ड की दशा हो, या D1 या D7 में से किसी में भी यदि हो जाती है तो संतान प्राप्ति के लिए वो दशाएं सुटेबल हो जाती है। तो लग्न लग्न लॉर्ड 5th हाउस 5th लॉर्ड एंड 9th हाउस 9th लॉर्ड। अभी मैं इनकी दशाओं की बात करता हूं, तो देखिए जुपिटर वीनस की दशा करंटली चल रही है। तो जुपिटर वीनस की जो दशा है वो क्वालिफाई कर जाती है, क्योंकि ये 9th लॉर्ड है वीनस, और जुपिटर अपना आप में पुत्र कारक है, वो वैसे भी दे सकता है। दूसरी दशा आएगी जुपिटर सन की, इसके बाद इनकी 15/4/2005 तक। तो सन तो इन दैट वे यहां पर क्वालिफाई होता हुआ नजर इस तरीके से आ रहा है कि वो 9th लॉर्ड के साथ कंजंक्शन में है। सन इज इन कंजंक्शन विद 9th लॉर्ड और जुपिटर एस्पेक्ट कर रहा है, तो एक पॉसिबिलिटी बन जाती है, उसको हम रूल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी तरीके का यदि लिंक बन जाता है तभी भी हम कंसिडर करेंगे। और तीसरी जो दशा आएगी 15 अप्रैल 2025 के बाद मून की आएगी 15/8/2026 तक, वो 5th हाउस के अंदर प्लेस्ड है। तो 5th हाउस के अंदर जो भी प्लेनेट प्लेस्ड है उसकी दशा में संतान प्राप्ति हो सकती है। तो जुपिटर मून की दशा काफी सुटेबल है इस काम के लिए। तो वो शुरू हो जाएगी अप्रैल 2025 के बाद, तो वहां पर पॉसिबिलिटी बन जाती है। उसके बाद यदि मैं इनकी चर दशा देखता हूं तो वो एरीज साइन की है, मैंने पूरी दशा नहीं ली है, एरीज साइन की यहां पर दशा है, वो खत्म हो जाएगी 17/6/2025 को। एरीज साइन यहां पर उपपद लग्न है, तो उसकी दशा है आपकी। और इसी तरीके से उसके बाद टॉरस की शुरू हो जाएगी 17/6/2025 पर, तो इससे सेकंड भाव की दशा है टॉरस की। उपपद से सेकंड भाव की दशा मैरिज और संतान दोनों ही देने में कैपेबल है। और सेकंड भाव ये इसको देख रहा है, 2 साइन एक्चुअली 4 साइन को एस्पेक्ट करता है। 2 साइन एस्पेक्ट द 4 साइन, यहां पर ये 2 साइन है। तो जितनी भी स्थिर राशि है, टॉरस की दशा की बात कर रहा हूं मैं, जितनी भी स्थिर राशि है वो सारी मूवेबल राशियों को एस्पेक्ट करती है। तो ये एक्चुअल में क्या करेगा आपका, यहां पर जो टॉरस है वो 1 ईयर की कंप्लीट पूरी दशा है, इसके अंदर सभी अंतरदशाएं आएंगी, सभी की सभी अंतरदशाएं आएंगी आपकी, सभी 12 राशियों की। तो किसी न किसी अंतरदशा में कोई न कोई कॉम्बिनेशन बन जाएगा। मैं इसको यहां पर एलोबरेट अभी नहीं कर रहा हूं। नेक्स्ट में दशा की बात कर रहा हूं, इसमें योगिनी दशा है। करंटली वो धान्या एंड सिद्धा की दशा है। धान्या एंड सिद्धा, धान्या जुपिटर की होती है, सिद्धा वीनस की होती है, वो 29/12/2024 तक है। तो देखिए जुपिटर और वीनस ही वैसे भी चल रही है, ये दोनों दशाएं सेम ही होगी, तो ये अपना में क्वालिफाई करती है। धान्या सिद्धा भी क्वालिफाई करती है। इसके बाद धान्या संगठा की दशा आ जाएगी। धान्या संगठा, धान्या मतलब जुपिटर, संगठा मतलब राहु। तो देखिए राहु यहाँ पर 9th हाउस के अंदर प्लेस्ड है, तो वो इन दैट वे क्वालिफाई कर जाता है D1 चार्ट के अंदर। तो ये दशाएं तो क्वालिफाई करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उनका 5th हाउस से या 9th हाउस से लिंक क्लियर कट नजर आ रहा है। और जुपिटर एक पर्टिकुलर प्लेनेट है ही, जुपिटर आपका संतान देने में कैपेबल है इजीली। अब हम बात कर लेते हैं आगे चल के
जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है अब ट्रांजिट। ये ट्रांजिट थ्योरी है, के.एन. राव सर की ही थ्योरी है, उसी पर बेस में पूरा वीडियो बना रहा हूं। आप उसे नोट कर लें कि ट्रांजिट के बेस पर भी उनकी जो बुक है प्लेनेट एंड चिल्ड्रन, उसमें उन्होंने बताया कि उनकी मदर ओनली ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजिट प्रोजेनी बता देती थी कि कब संतान होगी। तो उनका कंसेप्ट क्या है, 4 चीजों को वो फोकस करते हैं, 5th हाउस 5th लॉर्ड एंड 9th हाउस 9th लॉर्ड। ये 2 हाउसेज हैं एक्चुअली प्रोजेनी के। तो 5th हाउस 5th लॉर्ड को सबसे पहले सैटर्न इन्फ्लुएंस करे विद इन 9 मंथ ऑफ चाइल्ड बर्थ। इन्फ्लुएंस करके निकल भी गया तो कोई बात नहीं है। अब यहां पर मैं सैटर्न का कॉम्बिनेशन देखता हूं, नोट कर लीजिए, सैटर्न शुड इन्फ्लुएंस 5th हाउस और 5th लॉर्ड और 9th हाउस और 9th लॉर्ड। यहां पर ये सैटर्न इस टाइम इस जगह पर है, तो ये 5th हाउस को तो कर ही नहीं रहा है और 5th लॉर्ड को भी मेरे हिसाब से नहीं कर रहा है। अब 9th हाउस पर आ जाते हैं तो 9th हाउस को भी ये नहीं कर रहा है और 9th लॉर्ड को भी नहीं कर रहा है, तो सैटर्न तो अभी क्वालिफाई करता ही नहीं है। और सैटर्न इस राशि में आया वो भी काफी टाइम हो गया, इसलिए उसने 5th हाउस को इन्फ्लुएंस किया नहीं है। तो मैं सैटर्न ने ही नहीं किया, तो अब मैं इसी करंट टाइम को तो बताऊंगा नहीं, तो अब मैंने सैटर्न को 12 साइन में पहुंचा दिया और वो मार्च 2025 में चला जाएगा। हमारी दशाएं भी तब सुटेबल आती जा रही है, आप देख लीजिएगा। जुपिटर मून आपकी शुरू हो जाएगी अप्रैल 2025 में, ऐसे ही यहाँ पर धान्य संहिता हो जाएगी आपकी 29 दिसंबर 2024 के बाद। तो ये दशाएं उस टाइम सपोर्ट कर रही है। और जब सैटर्न यहाँ पर आएगा तो देखिए 1 2 3 थर्ड एस्पेक्ट से वो 9th हाउस को इन्फ्लुएंस कर रहा है। थर्ड एस्पेक्ट से 9th हाउस इन्फ्लुएंस हो गया। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि वो लॉर्ड को भी करता है क्या, तो लॉर्ड को तो खैर नहीं कर रहा, वो 9th हाउस को इन्फ्लुएंस कर दिया, तो उसने इन 4 में से एक पैरामीटर को फुलफिल कर दिया। पैरामीटर है 5th हाउस नंबर 1, 5th लॉर्ड नंबर 2, 9th हाउस नंबर 3, 9th लॉर्ड नंबर 4, बिफोर 9 मंथ ऑफ चाइल्ड बर्थ। इन्फ्लुएंस करके निकल गया तो भी ठीक है, और उस टाइम इन्फ्लुएंस कर रहा है तो भी ठीक है। तो जब सैटर्न यहां पर आएगा तो एक पॉसिबिलिटी बन जाती है। अब आ जाता हूं जुपिटर पे। जुपिटर करंटली यहां है और वो उस टाइम पर यहां पर होगा या यहां पर चला जाएगा, मतलब बिल्कुल मार्च में जब सैटर्न यहां आएगा तब तो जुपिटर यहां पे होगा, फिर कुछ दिनों के बाद जुपिटर यहां पर चला जाएगा। तो मैं देखता हूं कि वो यहां से 9th हाउस को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है और 5th हाउस को भी कर रहा है। 1 2 3 4 यहां पर 5th हाउस को 9th एस्पेक्ट से कर रहा है। तो जब जुपिटर यहां पर आएगा तो वो 9th और 5th दो कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। और बाय द वे यहां भी चला जाता है, इस जगह पे भी चला जाता है, तो फिर वो 9th लॉर्ड को इन्फ्लुएंस करेगा। तो जुपिटर आपका लगातार अभी अप्रैल के बाद फुलफिल करेगा ट्रांजिट की कंडीशंस को। तीसरी कंडीशन जो होती है एज पर श्री के.एन. राव सर, वो होता है मार्स मस्ट इन्फ्लुएंस 5th हाउस 5th लॉर्ड और 9th हाउस 9th लॉर्ड 75 डेज बिफोर द चाइल्ड बर्थ। तो मार्स तो इतना जल्दी जल्दी मूव करेगा तो इनमें से किसी न किसी को वो इन्फ्लुएंस कर देगा। मैं ऐसा एज्यूम करके चल रहा हूं कि वो या तो इस भाव को करेगा, इसको कर देगा, इसको कर देगा, या आप 5th लॉर्ड की भी बात करेंगे तो इसको इन्फ्लुएंस कर देगा। तो उसकी क्योंकि ऑलरेडी 4 भावों पर वो असर डालता है और 1 महीने में अपनी राशि परिवर्तित कर देता है, तो मार्स उस कंडीशन को फुलफिल कर देगा आसानी से। चौथी कंडीशन उनकी है, बिल्कुल यदि आप पिन पॉइंट करना चाहो, बिल्कुल एक्यूरेट टाइमिंग करना चाहे, तो मून जो होता है वो आपका 5th हाउस 5th लॉर्ड, 5th हाउस 5th लॉर्ड, 9th हाउस 9th लॉर्ड या लग्न और लग्न लॉर्ड को 72 आवर बिफोर चाइल्ड बर्थ वो पिन पॉइंट करेगा। तो अप टू दैट एक्सटेंड मैं यहां पर टाइम करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैं इसको जो भी मैंने बताया उसको मैं पूरा फिर से एक बार री एनालाइज करता हूं, आपके सामने रिप्रेजेंट करता हूं। मैंने सारा जो बताया उसका जो मेरा मेन मकसद है वो एक्सप्लेन करना है कि हमें चाइल्ड बर्थ किस तरीके से देखनी है, टाइम किस तरीके से करना है। इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग प्रॉमिस नहीं है, इसलिए मैं टाइम नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जो टाइम हम तभी करेंगे चाइल्ड बर्थ, आप चाहे कितनी दशाएं आ जाए, कितना ही ट्रांजिट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो, तो कुंडली के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग प्रॉमिस होना चाहिए। इस कुंडली के अंदर बहुत प्रॉमिस मैंने आपको पहले ही बताया। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैं इसको पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं फिर से कि हम कुंडली का डिवन चार्ट का 5th हाउस 5th लॉर्ड, 9th हाउस 9th लॉर्ड, जुपिटर से 5th हाउस और क्षेत्र स्फूट, इन सभी को मैंने एनालाइज किया। क्षेत्र स्फूट से 5th हाउस भी आप देख सकते हो। तो सभी पैरामीटर्स पे कहीं बहुत ज्यादा ऑफ,
नजर नहीं आई। 0 ऑफ तो मैं नहीं करा, पर 10-20% से ज्यादा मुझे पॉजिटिव इंडिकेशन ना ही तो D1 में मिले, ना ही D9 में मिले और ना ही D7 में मिले। D9 में थोड़ा बेटर इंडिकेशन था, मगर D1 और D9 में बहुत कम इंडिकेशंस थे। तो इंडिकेशंस ये शो करते हैं कि यहाँ पर डायरेक्टली प्रॉमिस नहीं है, लॉट ऑफ मेडिकल हेल्प इज रिक्वायर्ड। मार्स का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर हो गया। सैटर्न रेट्रोगेट है जो कि 5th लॉर्ड है, तो वो प्रोजेनी को डिले करेगा। जुपिटर भी रेट्रोगेट है। ज्यादातर प्लेनेट यहाँ पर कंबस्ट या रेट्रोगेट है, तो वो आपके रिजल्ट देने में कैपेबल नहीं है या ट्रेडिशनल रिजल्ट नहीं देंगे। जुपिटर का काम संतान देना है, वो संतान को डिले करने लग जाएगा। 5th लॉर्ड का काम भी संतान देना है, तो 5th लॉर्ड अपने आप ही संतान को डिले करेगा, बिकॉज वो रेट्रोगेट है और एफ्लिक्टेड भी है। तो फिर मैंने देखा कि क्या दशाएं कमिंग पीरियड में, अभी तक तो संतान हुई नहीं है, क्या कुछ फेवरेबल होती है। तो दशाएं मुझे 2025 में थोड़ा फेवरेबल नजर आ रही है, मतलब दे आर कैपेबल। फिर मैंने ट्रांजिट देखा, तो ट्रांजिट भी 2025 में कैपेबल है। तो मेरा नेटिव को यही एडवाइस होगा कि वो पूजा पाठ जो भी कर सकते हैं करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, क्योंकि मैं इसके अलावा किसी भी और रेमेडीज में मेरा पर्सनल बिलीव नहीं है। आप किसी और से सलाह ले सकते हैं, क्योंकि मैं विष्णु सहस्त्रनाम और रामचरितमानस के अलावा, रामचरितमानस में बालकांड का पाठ करें, रोज 4 या 5 चौपाई भी पढ़ लें तो काम चल जाएगा। साथ में वो किसी अच्छे डॉक्टर से हेल्प लें, क्योंकि यहाँ पर मेडिकल असिस्टेंस से पॉसिबिलिटीज दे आर वेरी लेस पॉसिबिलिटी, मगर कितनी भी लेस पॉसिबिलिटी में प्रोजेनी हो जाती है। उम्मीद है आप लोगों को ये मेरा एनालिसिस अच्छा लगा होगा। आपके सुझावों का हमेशा इंतजार रहता है और उन्हीं सुझावों पर मैं यहाँ पर काम करता हूं। हमारे इस चैनल का मतलब केवल एस्ट्रोलॉजी को एक्सप्लेन करना है और कुछ भी नहीं। नमस्कार, धन्यवाद।